everyone, welcome to my channel Study with Notes. As you all know, I am Khushi and today our topic is foreign banks. सबसे फर्स्ट बात ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम फॉरेन बैंक्स क्यों पढ़ रहे हैं. वी आर द इंडियंस, हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं. अगर आप बाहर की स्टेट में भी रहते हो तो बाहर किसी कंट्री में भी रहते हो तो आप क्यों फॉरेन बैंक्स पढ़ रहे हो. आप अपनी ही कंट्री के बैंक्स पढ़ो. इसलिए हम फॉरेन बैंक पढ़ रहे हैं. इसका आंसर ये है क्योंकि हमारे जो इंडिया है या किसी भी आप नेशन में रहते हो तो वहाँ पर उस फॉरेन बैंक की जो कुछ ब्रांचेस हैं वो आपकी कंट्री में सिचुएटेड होती हैं. जैसे कि हम फॉरेन बैंक्स पढ़ रहे हैं, हम एज हमारी कंट्री इंडिया को लेकर चलेंगे तो इंडिया में क्या है कि फॉरेन बैंक्स की बहुत सी ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में सिचुएटेड हैं. अब फॉरेन बैंक कोई एक बैंक नहीं, बहुत सारे फॉरेन बैंक्स की बहुत सारे जो उनके जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारे इंडिया में सिचुएटेड हैं. इसलिए हम फॉरेन बैंक्स पढ़ रहे हैं. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरेन बैंक्स क्या है और कौन कौन से फॉरेन बैंक्स जो हमारे इंडिया में हैं, जिनकी फॉरेन बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया में सिचुएटेड हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे. और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन बैंक की, फॉरेन बैंक की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या हमें उनसे फ़ायदे होते हैं, तो वो हम करेंगे. और जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया. मतलब कि इंडिया में क्या फॉरेन बैंक्स के इम्पैक्ट पड़े हैं, कुछ अच्छे इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट एंड द कुछ अच्छे इम्पैक्ट, गुड इम्पैक्ट एंड द बैड इम्पैक्ट, दोनों ही इम्पैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे. इफेक्ट्स मतलब प्रभाव, क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी रही, क्या बुरी रही, तो वो सब कुछ हम आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं. सबसे फर्स्ट फॉरेन बैंक मतलब कि एक ऐसा बैंक जो हमारी कंट्री में नहीं है, वो किसी अनदर कंट्री में है, लेकिन उस अनदर कंट्री का जो वो मेन बैंक है तो वो बैंक हमारी कंट्री में बहुत सारे ब्रांचेस को ओपन करता है. वो हमारे लिए होता है फॉरेन बैंक. मतलब कि फॉरेन बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हमारी कंट्री में सिचुएटेड है, इसलिए हम फॉरेन बैंक को पढ़ रहे हैं. अब ये देखो क्या है, ये हमारा है फॉरेन बैंक, ये हमारा है फॉरेन बैंक. लेकिन ये क्या है, ये हमारी ब्रांचेस हैं किसकी, फॉरेन बैंक की, इसलिए हम इसे बोलते हैं फॉरेन ब्रांच बैंक. ठीक है, मतलब कि हमारे फॉरेन बैंक की जो है वो ब्रांच है. अब देखो जो ये फॉरेन बैंक होता है, इस फॉरेन बैंक को एक तो खुद की कंट्री जो कि उसकी पेरेंट कंट्री होगी, जो भी पेरेंट कंट्री है या फिर हम जिसे बोल सकते हैं होम कंट्री, ठीक है, होम कंट्री है या जो पेरेंट कंट्री है उसकी सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. साथ ही साथ वो जिस कंट्री में आ रहा है, लाइक इंडिया में कोई फॉरेन बैंक आ रहा है तो इंडिया के भी रूल रेगुलेशंस को उसे फॉलो करना पड़ेगा. मतलब कि वो सारे रूल रेगुलेशंस जो कि होम कंट्री के हैं एज वेल एज होस्ट कंट्री, जो हमारी कंट्री है वो होस्ट कंट्री मानी जाएगी इस टाइप में. तो जो भी फॉरेन बैंक के जितना खुद की कंट्री के जितने भी रूल रेगुलेशंस है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा. और जो हमारी कंट्री में अगर आता है तो जो हमारी कंट्री होस्ट कंट्री कहलाएगी, तो होस्ट कंट्री के भी सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. ये उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसे ये सारे जो प्रोसीजर हैं, जितने भी रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. अब देखो हमारी कंट्री में जो होगा वो होगा ब्रांच, मतलब कि फॉरेन ब्रांच बैंक. तो ये जो फॉरेन ब्रांच बैंक होगा इसकी जो लोन लिमिट होगी वो सीधी सीधी बेस्ड है, वो बिल्कुल रिलेटेड है, बेस्ड टू द जो फॉरेन बैंक की कैपिटल है उससे, फॉरेन बैंक कैपिटल. अब देखो कैसे, क्योंकि फॉरेन बैंक के पास जितनी कैपिटल होगी उतने का ही वो क्या है, लोन दे सकती है किसको, हमारी कंट्री में आकर हमारे जो लोग हैं उनको. तो होस्ट कंट्री की सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि जब भी जो हमारे फॉरेन बैंक की जो ब्रांच होती है उसकी लोन लिमिट जो है वो डिसाइड होती है या बेस्ड होती है ऑन द फॉरेन बैंक कैपिटल. जितनी फॉरेन बैंक की कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फॉरेन ब्रांच की जो हमारा लोन लिमिट होगी वो सेट होगी. उससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता, कैपिटल से ज़्यादा वो लोन ड्रॉइंग कैसे करवा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे कुछ बैंक्स हमारे मेनली हम 13 to 14 बैंक्स की बात करेंगे. तो उन बैंक्स की बात करते हैं जिन बैंक्स की, जो फॉरेन बैंक्स की हमारे देश में, हमारी कंट्री में जो ब्रांचेस है वो सिचुएटेड हैं, उन बैंक्स की हम बात करते हैं. सबसे फर्स्ट जो बैंक आता है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्या है, एक बैंक है जिसमें 96 ब्रांचेस इंडिया में हैं, ब्रांचेस इन इंडिया. ठीक है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट आता है हर एक बैंक के रिलेटेड, हर एक हमारे जो हमारे ब्रांचेस हैं उनसे रिलेटेड, तो हम सबसे फर्स्ट यही कहेंगे कि इस बैंक की, जो ये बैंक है, हर एक बैंक की बात करेंगे कि इस बैंक की जो ब्रांचेस इंडिया में कितनी है. तो सबसे फर्स्ट बात आती है चार्टर्ड, हमारे जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसकी 96 ब्रांचेस जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है. और जो इसका सबसे फर्स्ट काम किया गया था वो किया गया था अफ्रीका में.
अफ्रीका, मतलब कि जो ये चार्टर्ड बैंक है उसकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। क्या शुरू से ही नाम इसका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था? तो नहीं, अफ्रीका के एक बैंक का नाम था स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बैंक। ठीक है, स्टैंडर्ड बैंक अफ्रीका के एक बैंक का नाम था और इंडिया के बैंक का नाम था चार्टर्ड बैंक। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो अफ्रीका का बैंक था स्टैंडर्ड बैंक, उसने उसके साथ मर्ज हो गया था चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो बैंक था, जो ये चार्टर्ड बैंक था, और अफ्रीका का जो चार्टर्ड बैंक था, ये दोनों मर्ज हो गए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, मर्ज होने के बाद दोनों का नाम सिमिलर हो जाता है। मर्ज मर्ज की बात करिए, मतलब दो बैंक्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, इसमें किसी ने एक्वायर नहीं किया है। इसमें क्या किया गया है, इसमें मर्जर हुई है, मतलब दो बैंक्स इकट्ठे होकर इकट्ठा काम करेंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1969 में ये वर्क किया गया था, इनको मर्ज किया गया था दो बैंक्स को। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट और आती है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में है। लंदन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में इसका हेड क्वार्टर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। अब बात आती है कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ये किस टाइप की सर्विसेज हमें देता है। तो ये ऑपरेट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर सर्विसेज, कॉर्पोरेट सर्विसेज, जो इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज होती हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड ट्रेजरी सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो हमें स्टैंडर्ड बैंक देता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, अब बात आती है सेकंड बैंक की। सेकंड बैंक है HSBC। HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये जो फुल फॉर्म है ये HSBC की है। और इसमें HSBC जो ये बैंक है, ये कॉरपोरेशन है, इसकी जो ब्रांचेस है वो इंडिया में 50 ब्रांचेस हैं, 15 ब्रांचेस इन इंडिया। ठीक है, 15 ब्रांचेस इंडिया में सिचुएटेड हैं। और ये इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर वो भी लंदन में है, लंदन यूके। जैसे कि ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर था वो भी लंदन में था, और HSBC का हेडक्वार्टर भी लंदन में ही है। ठीक है, और जो ये बैंक है वो उसके ये थर्ड थर्ड लार्जेस्ट ओन्ड बैंक है और सिक्स्थ लार्जेस्ट पब्लिक बैंक है फुल वर्ल्ड का। वर्ल्ड सिक्स्थ नंबर पर जो बैंक आता है वो HSBC बैंक है, कॉरपोरेशन है। अब जैसे ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 1969 में चार्टर्ड बैंक ऑफ स्टैंडर्ड बैंक ऑफ अफ्रीका एंड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, HSBC में जो HSBC है, HSBC जो कॉरपोरेशन थी उसने एक्वायर की है। एक्वायर मतलब एक तरीके से खरीद ली है, किसको? द मर्चेंटाइल बैंक, मर्चेंटाइल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि इसने एक्वायर कर लिया, लेकिन जो इसका नाम था वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक्विजिशन हुई है, मतलब यहाँ पर मर्जर नहीं हुआ है, यहाँ पर एडअप नहीं हुआ है, यहाँ पर एक्वायर की है HSBC ने हमारे जो मर्चेंटल बैंक था इंडिया का, उसको एक्वायर किया है, जिसकी वजह से जो HSBC बैंक है वो इंडिया में आ गया था, इंडिया में आ गया था HSBC बैंक। और HSBC बैंक जो है, कॉरपोरेशन जो है, उसने इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इसने हमारे इंडिया में ATM लेके आया। जो HSBC हमारा जो कॉरपोरेशन है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम ATM जो लेके आया था वो HSBC लेके आया था इन 1987 में जो लेके आया था HSBC। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात कि जो ये HSBC है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फॉरेन बैंक है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फॉरेन बैंक जो है वो HSBC है। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा सिटी बैंक। सिटी बैंक, जिसके बारे में आपने सुना होगा। सिटी बैंक के बारे में क्या आता है कि जो सिटी बैंक है उसके 42 ब्रांचेस इंडिया में हैं, इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में 42 ब्रांचेस इंडिया में सिचुएटेड है। और अगर हम पास्ट की बात करें, हम हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में क्या आता है कि जो ये बैंक है वो 1902 में कोलकाता में आया था, जो कि वेस्ट बंगाल का कलकत्ता वेस्ट बंगाल में 1902 में जो ऑपरेशंस थे वो सिटी बैंक ने स्टार्ट किए थे। ये पास्ट की बात है। और एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हम 2021 में हैं, तो इस वक्त हमें जो बहुत पुराना बैंक है, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फॉरेन बैंक है, वो 119 सालों से पुराना बैंक हमारा सिटी बैंक है, जो बहुत ही पॉपुलर है।
और इस बैंक के बारे में आता है कि जो ये लैंडिंग करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल सर्विसेज देता है इंडिया में। तो ये सारे और साथ ही साथ और जो ये 42 हमारे ब्रांचेस हैं वो 40 सिटीज़ में हैं। 40 सिटीज़ में 42 ब्रांचेस जो हैं हमारी सिचुएटेड हैं। और साथ ही साथ जो एटीएम की बात करें तो एटीएम एट प्रेजेंट हमारे 70 से भी अबव एटीएम जो हैं वो सिटी बैंक के हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट बैंक जो कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की है। तो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जो है उसका जो हमारे ब्रांचेस हैं इंडिया में, जो ब्रांचेस हैं वो हैं 31 ब्रांचेस। और अगर हम पास्ट की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1921 में जो अपना काम था वो शुरू किया गया था इंडिया में। 1921 में कौन से बैंक के द्वारा? द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। और हमारे इंडिया में 31 इसकी ब्रांचेस हैं इंडिया में। और अगर हम ग्लोब की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, ग्लोबल बात करें ग्लोब की, तो टोटली 100 ब्रांचेस से भी ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं। और जो ये काम करते हैं, ये किस चीज़ के लिए काम करते हैं? द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड मोस्टली काम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो हमारा एक्सचेंज रेट होती है वो। और उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो, कमोडिटी की डेट कैपिटल मार्केट के लिए, और बैंक फाइनेंसिंग के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी का भी काम करता है ये। और साथ ही साथ जो हमारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग होते हैं उनका भी काम करता है। तो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, जिसमें वर्ल्ड के बारे में भी बताया गया कि 700 से भी ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो वर्ल्ड में हैं और इंडिया में इसकी 31 ब्रांचेस हैं। और जो हिस्ट्री है वो शुरुआत हुई थी 1921 से। और ये बहुत सारे एरियाज़ में फंक्शन करती है, वर्क करती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई रिपीटेड, फॉरेन एक्सचेंज का काम करती है, हमें एक्सचेंज रेट बताती है, इंटरेस्ट रेट बताती है, कमोडिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, डेट कैपिटल मार्केट के बारे में हमें बताती है, और बैंकिंग फाइनेंस के बारे में हमें बताती है, बैंक फाइनेंसिंग। और फाइनेंशियल एडवाइजरी भी है, हमें एडवाइस भी देती है कि हमें कैसे अपने पैसों को यूटिलाइज करना चाहिए, कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो एक एडवाइजरी का काम भी करती है और ये ट्रांजैक्शनल बैंकिंग है। ठीक है, उसके बाद बात आती है डीबीएस। अब बात आती है डीबीएस बैंक क्या है। डीबीएस बैंक है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। जो ये डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड है, ये स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, सिंगापुर की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था इन जून 1968। 1968 में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के द्वारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड स्टार्ट किया गया था, इसके ऑपरेशन स्टार्ट किए गए थे। और इंडिया में इसकी टोटल 12 ब्रांचेस सिचुएटेड है। अब ये जो 12 बैंक्स हैं वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं, तो सबसे फर्स्ट बात आती है चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, कोल्हापुर, नासिक, कोडल्लोर एंड मुरादाबाद, पुणे, और उसकी सलेम, सूरत, दिल्ली। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, कुछ जगहें हैं जहाँ पर जो ये डीएसबी की ब्रांचेस 12 ब्रांचेस हैं। सब आई रिपीटेड, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, कोल्हापुर, नासिक, कोडलोर, मुरादाबाद, पुणे, सलेम, सूरत, दिल्ली। तो ये टोटल 12 ब्रांचेस हैं जो डीबीएस मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड ने हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश की हैं। हमारे जो ब्रांचेस हैं वो लगाई हैं सिंगापुर के गवर्नमेंट ने, और इसकी टोटल 12 ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में लगाई गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डशके बैंक। डशके बैंक क्या कहता है? अब जो ये डाउस्टे बैंक है इसकी इंडिया में टोटल 16 जो हैं वो ब्रांचेस सिचुएटेड हैं। लेकिन जो ये ब्रांचेस हैं ये कहाँ, कितने एरियाज़ में, कितने हमारे स्टेट्स हैं उसमें सिचुएटेड है? तो 15 स्टेट्स में। तो 15 स्टेट में 16 हमारी ब्रांचेस जो हैं वो लगी हुई हैं। और जो ये ब्रांचेस हैं इसकी जो इंडिया में इसकी आना हुआ था, आगमन हुआ था इस बैंक का, तो ये हुआ था पास्ट की बात है, हमारी हिस्ट्री की बात है 1980 में इसने अपनी ब्रांचेस को कम किया था इंडिया में। और प्रेजेंटली हमारी 16 ब्रांचेस हैं और 15 स्टेट्स में ये जो ब्रांचेस हैं वो सिचुएटेड हैं। जो इसका हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, मुंबई।
एंड महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई एंड महाराष्ट्र में जो इसका हेड क्वार्टर है वो है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो ये बैंक है वो किस टाइप के जो है वर्क करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है टू इंडियन कॉर्पोरेट का, इंस्टीट्यूशनल का, एंड जो हमारे इंडिविजुअल क्लाइंट्स होते हैं उनका, मतलब कि हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स एंड इंडिविजुअल क्लाइंट्स, तो उन सबका जो काम है ये सर्विस प्रोवाइड करता है उनको। फिर उसके बाद बात आती है कि ये और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो किन किन को करता है। तो ये जो प्राइवेट कस्टमर्स होते हैं हमारे, तो उनको भी ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट्स होते हैं कुछ, उनको भी ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्मॉल स्केल, मीडियम टाइप के जो बिजनेस होते हैं, मीडियम साइज बिजनेस होते हैं, तो उनको भी हेल्प करता है, नॉट ओनली द डोमेस्टिकली बट ऑल्सो द इंटरनेशनली भी ये ट्रेड करता है, और जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा डच कैप बैंक। नेक्स्ट बैंक की बात आती है बर्कले बैंक। जो बर्कले बैंक है इसकी टोटल 10 ब्रांचेस हमारे इंडिया में सिचुएटेड है। तो 10 ब्रांचेस हैं, और जो ये इसमें टोटल 10 ब्रांचेस हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है इसमें 9 लाख कस्टमर्स हैं। इसके 9 लाख कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, अराउंड बोल सकते हैं हम, क्योंकि टोटली फिगर नहीं होता बिल्कुल, ये एस्टिमेटेड फिगर होता है कि अराउंड 9 लाख जो कस्टमर और क्लाइंट्स हैं बर्कले बैंक के। किस टाइप के पर्सन है इन 9 लाख लोगों में, कौन कौन से लोग हैं। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, या लार्ज नंबर के या स्मॉल नंबर के या मीडियम टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हैं, या फिर कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इसमें 9 लाख कस्टमर्स में काउंट होते हैं। कौन कौन है 9 लाख कस्टमर्स में? सबसे फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनीज, फिर हमारे जो पब्लिक हमारे सेक्टर्स के लोग होते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं वो आती हैं। फिर उसके बाद लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम टर्म के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इसमें आते हैं, एंटरप्राइजेज आती हैं, और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं। और इसके बाद ये किस टाइप की सर्विसेज हमें देती हैं? तो सर्विसेज जो इसकी होती हैं वो हमें ये लोन देते हैं, लोन देते हैं, लोन बैंकिंग का काम करते हैं, एनआरआई की बैंकिंग का काम करते हैं, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस होते हैं उनका काम करते हैं, कमर्शियल बैंकिंग करते हैं, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से काम करते हैं। और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे ट्रेड करते हैं, फाइनेंस देते हैं, लोन्स देते हैं, डिपॉजिट्स करवाते हैं, ट्रेजरी का सोल्यूशंस करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाई जाती हैं अंडर द बर्कले बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे बैंक की बात आती है बैंक ऑफ अमेरिका, जिसके 5 जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया में सिचुएटेड है। और इसकी 5 ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं हम उसकी बात करते हैं। तो ये 5 ब्रांच, सबसे फर्स्ट जो ब्रांच है वो मुंबई में लगाई गई। मुंबई में ही इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो भी मुंबई से हुई थी, स्टार्टिंग जो हुई थी वो मुंबई से हुई थी। ठीक है, मुंबई से हुई थी। और इसकी 5 जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है? सबसे फर्स्ट तो मुंबई ही आएगा, क्योंकि मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट बात आती है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली की बात आती है। उसके बाद बात आती है हमारी कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर। ठीक है, तो ये 5 ऐसी जगहें हैं, ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी ब्रांचेस लगाई हैं। और सबसे फर्स्ट जो बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी शुरुआत की थी इंडिया में, तो मुंबई से स्टार्ट की थी, और 5 इसने टोटल अपने ब्रांचेस जो हैं वो लगाए हैं। ठीक है, जो इसका हेड क्वार्टर है वो भी मुंबई में ही है, हेड क्वार्टर भी मुंबई में ही है। जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो सबसे बिगेस्ट जो बैंक है इन अमेरिका, यूएस हम बोल सकते हैं, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो सबसे बिगेस्ट बैंक है एज पर एसेट जो सबसे बिगेस्ट बैंक है वो बैंक ऑफ अमेरिका है। और सेकंड नंबर पे रैंक आता है अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें, तो सेकंड नंबर पर जो बैंक आता है वो बैंक ऑफ अमेरिका है, यूएस की। कैपिटलिज्म से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो हमारी जो मार्केट फोर्सेस होती है, हमारी डिमांड एंड सप्लाई होती है, उसके बेस पे ही सारे फंक्शंस किए जाते हैं इन द कैपिटलिज्म। नेक्स्ट हमारे बैंक की बात आती है क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे हम क्रेडिट एग्रीकोल CIB भी बोलते हैं, CIB।
ठीक है, क्रेडिट एग्रीकोल CIB। तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 6 ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में हैं। कहाँ कहाँ पर है, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, पुणे एंड ऐसी जगहों पर जो है वो ब्रांचेस इसकी है। 6 ब्रांचेस टोटल लगाई गई हैं। और इसकी जो ब्रांचेस की शुरुआत हुई थी इंडिया में, जो क्रेडिट एग्रीकोल CIB है वो इंडिया में आया था इन ईयर 1981। ठीक है, और प्रेजेंटली जो है वो 6 ब्रांचेस हैं और इस जगहों पर हैं। और ये जो काम है, जो ये जो बैंक है वो अपनी कहाँ कहाँ पर अपनी जो ब्रांचेस है वो लगा चुका है, तो 58 कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया को इंक्लूड करते हुए टोटल 58 कंट्रीज़ में अपने काम को कर रहा है। इसके जो मेनली क्लाइंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, गवर्नमेंट होता है, बैंक होते हैं। तो इसके क्लाइंट्स होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं इसमें। कॉर्पोरेट्स मतलब कि कुछ ग्रुप्स बना के काम करते हैं, गवर्नमेंट होती है जैसे बैंक होते हैं, तो ये लोग इनके क्लाइंट होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इनका बिजनेस क्या होता है, इनके बिजनेस में इंक्लूड होता है जैसे कि फिक्स्ड मार्केट्स में काम करना, एक्सपोर्ट एंड ट्रेड फाइनेंस देना, उसके बाद प्रोजेक्ट फाइनेंस देना, एक्विजिशन फाइनेंस देना। तो इस तरीके के काम ये करते हैं। तो ये बहुत ही बड़े टाइप का बैंक है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए ये बैंक नहीं है। नेक्स्ट हमारे बैंक की बात आती है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या कहता है, BNP पैरिबास। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कहता है कि बैंक्यू नेशनल डी पेरिस, और बाद में आता है पैरिबास, पैरिबास जिसे हम BNP भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि बैंक्यू नेशनल डी पेरिस, दी पेरिस। तो नाम से ही क्लियर है, दी पेरिस। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो पेरिस में ही है, इसीलिए इसका नाम जो है वो है बैंक्यू नेशनल दी पेरिस। ठीक है, और जो ये इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया है वो 8 ब्रांचेस इन इंडिया सिचुएटेड हैं, इस्टेब्लिश की गई हैं। और जो ये BNP पैरिबास है ये फ्रेंच ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप है। कौन सी ग्रुप है, फ्रेंच ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रेंच ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप है। इसी को ही हम BNP पैरिबास या फिर बैंक नेशनल दी पैरिबास बोलते हैं। मतलब कि BNP पैरिबास इज अ फ्रेंच ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और BNQ इज़ द 3rd लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। और फर्स्ट पे जो रहते हैं वो डच के बैंक एंड HDFC बैंक जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर रहते हैं। और जो थर्ड टाइप का बैंक है वो है BNP बैंक, BNP बैंक जो कि 3rd प्लेस पे है। सबसे लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड इन 3rd प्लेस इज BNP पैरिबास। ठीक है, और जो काम करते हैं, इनका जो सर्विस सेक्टर होता है या कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, तो सबसे फर्स्ट रिटेल बैंकिंग, सबसे फर्स्ट इनका रिटेल बैंकिंग का वर्क होता है। कॉर्पोरेट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इस तरह के काम जो है वो BNP पैरिबास के नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक आता है वो है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन बैंक। मतलब कि जो फॉरेन बैंक्स हैं उन्होंने हमें ऐसे कौन से लाभ दिए या ऐसे कौन से प्रॉफिट्स दिए, हम बात कर सकते हैं कि ऐसे कौन से हमारी इकोनॉमी को ऐसे कौन से प्रॉफिट्स मिले, बेनिफिट्स मिले, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या है बहुत आगे जा रही है, बेनिफिट्स मिले हैं। तो उनकी बात हम आज करेंगे कि ऐसे बेनिफिट्स या ऐसे एडवांटेजेस जिनकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही है, इनका बेनिफिट्स को आज हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो फॉरेन बैंक्स हैं उन्होंने हमारी इंडिया में बहुत से ब्रांचेस खोले जिसे हम फॉरेन बैंक के ब्रांच बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया को एक एमर्जिंग मार्केट के रूप में देखा। मतलब कि जो इनके बैंक के फंक्शंस हैं वो कहाँ कर रहे हैं, फॉरेन बैंक्स के फंक्शन जो हैं वो इंडिया में हो रहे हैं। और इंडिया में काम करने का इनका सिर्फ इतना ही मकसद है कि ये अपना जो मार्केट है वो इंडिया में इस्टेब्लिश कर सके। तो यही इनका मेन मोटिव है कि इनका जो भी प्रॉफिट हो वो इंडिया से जनरेट होके जाए, ये अपना एक मार्केट इस्टेब्लिश कर ले और एमर्जिंग मार्केट क्या है इनकी, क्या है, इंडिया में बन जाए ताकि इनको इंडिया से प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो यही मेन इनका फोकस था। तो इससे हमें क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या प्रॉफिट्स हुए, क्या क्या बेनिफिट्स हुए या क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, तो वो आज हम कर रहे हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट एडवांटेज इसकी क्या आती है कि ये जो बैंक्स होते हैं वो ईजी हमें क्या दे देते हैं, ईजिली हमें क्या है जो भी लोन्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं तो वो दे देते हैं। तो ईजी फॉर द लेंडर्स एंड ब्रोवर्स।
मतलब कि जिसको पैसा चाहिए या जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस मनी है उसके पास, तो वो सबमिट भी करवा सकता है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले भी सकता है। और अगर किसी के पास पैसे की कमी है, अगर वो लोन लेना चाहता है तो वो लोन भी राइज कर सकता है फॉरेन बैंक से। और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जनरली लो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली लो। ठीक है, तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जब भी हम लोन लेते हैं फॉरेन बैंक के एक ब्रांच से। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है एटीएम फैसिलिटी। एटीएम फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो एटीएम मैंने आपको करवाया था अभी, जब हमने पिछला हम टाइप्स ऑफ बैंक कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि HSBC बैंक की जो ब्रांच थी उसने 1987 में इंडिया में फर्स्ट जो एटीएम है वो इस बैंक ने हमें इंडिया में एटीएम दिया था। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया को जो एटीएम देने वाला है वो फॉरेन बैंक का ब्रांच है। उसके बाद बात आती है कि जो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड भी हमें ये देते हैं। तो जनरली जैसे हमें हमारे जो लोकल बैंक्स हैं वो हमें क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं, उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी इन बैंक्स के द्वारा हमें दी जाती है। उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम क्या है, इससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारी बात आती है वो ये है कि इससे जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी जो है वो ईजिली डेवलप्ड होगी, हमारी जो इकोनॉमी है। क्योंकि देखो लिबरलाइजेशन जब आई थी, एलपीजी पॉलिसी आई थी, तो लिबरलाइजेशन में रूल एंड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे कि हमारी जो कंट्री है वो बाहर के देशों से भी फ्रीली ट्रेड कर सकती है, सारे रूल रेगुलेशंस हटाए गए। उसके बाद बात आती है पी की, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन किया गया। एलपीजी पॉलिसी से पहले जो मोस्ट ऑफ द वर्क था वो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता था, पब्लिक सेक्टर करता था, गवर्नमेंट सेक्टर करता था। तो क्या हुआ कि जब एलपीजी पॉलिसी 1991 में जब आई थी तो प्री मतलब प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी उनके जो भी एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने अपना जो शेयर था, जो उनकी इक्विटी थी, जो उनका ओनरशिप था, वो उन्होंने प्राइवेट लोगों को सौंप दिया था। फिर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमारी इंडिया 1991 से पहले कहा गया था कि हमारी इंडिया सिर्फ इंडिया में ही ट्रेड करेगी, बाहर की कंट्रियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था लेकिन बहुत कम होता था, उस पर हाई रेट ऑफ ड्यूटीज चार्जेस लगाए गए थे ताकि जो हमारे इंडिया में ही हम डोमेस्टिक जो हमारा इंडस्ट्रीज है उनको हम बचा सकें इंटरनेशनल कंपटीशन से। ठीक है, तो जी मतलब कि हमारा सिर्फ हम इंडिया में रहेंगे। लेकिन 1991 के बाद एलपीजी पॉलिसी आई 1991 में, तो उसमें क्या कहा गया कि हमें बाहर के देशों के साथ भी ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट होगी, ब्रोइंग्स होगी, सब कुछ होगा। तो बैंक्स जो हुए वो इंडिया में आने शुरू हुए। इससे क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी थी वो डेवलपिंग की तरफ आई। हमारी इकॉनमी इंडिया डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। और लेकिन ये पहले 1991 से पहले बहुत ही बुरी सिचुएशन थी हमारी, हम एक स्टेगनेंट इकॉनमी की तरह चल रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने एक विब्रेंट इकॉनमी की तरफ बढ़ने लगे, हम डेवलप्ड होने लगे। डेवलप्ड अभी भी नहीं हुए हैं लेकिन डेवलपिंग इकॉनमी है। तो ये कहेंगे कि जो इकॉनमी है वो डेवलपिंग हो रही थी या फिर हमारी जो है वो ग्रोथ हो रही थी। इसी में हम बोलते हैं कि फास्ट पेस इकॉनमी, मतलब कि जो हमारी इकॉनमी है उसकी जो गति है, जो उसकी स्पीड है वो फास्ट हो गई थी जब हमने जो हमारे बैंक्स थे, फॉरेन बैंक्स थे, जब इंडिया में आए थे। ठीक है, उनकी ब्रांचेस आई थी क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे वर्क किए, ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी लेके आए जो हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। उसके बाद जो इंडियन बैंक थे उनके साथ इनका कंपटीशन अच्छा हुआ और इन्होंने बहुत सी चीज़ें इंडियन बैंक को भी सिखाई, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए, बहुत से ऐसे चीज़ें लेके आए जिनसे इंडियन बैंक को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसकी एक और एडवांटेज आती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कि जो प्रायोरिटी सेक्टर, जो प्रायोरिटी लीडिंग रिक्वायरमेंट थी वो हमारे जो बैंक्स होते हैं उसकी 32% होती है, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक्स थे उसकी 40% थी। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर की जो हमारी प्रायोरिटी लीडिंग रिक्वायरमेंट है वो चीज़, ठीक है, बहुत ही स्मॉलर थी एज कंपैरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स की। ठीक है, गवर्नमेंट की 40% थी और हमारी जो बैंक्स अदर बैंक्स थे उनकी 32% थी। नेक्स्ट इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है कि क्या क्या इम्पैक्ट रहे। इम्पैक्ट मतलब क्या क्या प्रभाव रहे हमारे जो बैंक आए हैं, फॉरेन बैंक। ठीक है, जो फॉरेन बैंक्स आए तो उनके क्या क्या हमारे ऊपर क्या है इम्पैक्ट पड़े, क्या इफेक्ट पड़े। तो सबसे फर्स्ट जो इफेक्ट पड़ा वो ये था कि जो डोमेस्टिक बैंक्स थे वो कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन बैंक्स।
मतलब कि जो बैंक्स थे उन्होंने कस्टमर्स को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर लिया था कि जो डोमेस्टिक बैंक्स थे उनके पास कस्टमर कम हो गए थे, जिसकी वजह से जो हमारे जो डोमेस्टिक हमारे जो बैंक्स थे उनके पास कस्टमर कम हुए तो उनके पास जो प्रॉफिट था वो कम होने लग गया। तो उसी तरीके से जो फॉरेन बैंक्स थे उन्होंने डोमेस्टिक बैंक को प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि एलपीजी जैसे मैंने आपको बताया तो पहले ही एलपीजी, तो एलपीजी में पहले ही यही बात हुई थी कि अगर फॉरेन कंपनी हमारे अंदर आ जाती है, कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री है, फॉरेन बैंक से अगर हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमारी चीज़ें कौन खरीदेगा, हमारे बैंक का कस्टमर कौन बनेगा। या अगर इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो हमारे इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो कौन खरीदेगा। अगर फॉरेन आ जाए तो इनके पास अच्छी से इनका कॉस्ट भी कम आती है, इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो सारे प्रोडक्ट्स इन्हीं के खरीदे जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदे जाएंगे। इसलिए एलपीजी पॉलिसी से पहले यही शेड्यूल चलता था कि हमारे डोमेस्टिक चीज़ों को बचाना है हमने फॉरेन से। लेकिन एलपीजी पॉलिसी आई तो हमारा रूल आया कि हमने फॉरेन के साथ ट्रेड भी करना है, तो ये भी आया जिससे हमारा जो है एक बैड इफेक्ट देखने को मिला हमारी इंडियन इकोनॉमी पर। सेकंड बात करते हैं कि बहुत ही स्मॉल स्मॉल रूरल प्रेजेंस, या हम बोल सकते हैं स्मॉल रूरल प्रेजेंस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फॉरेन बैंक्स आई, इंडिया में फॉरेन बैंक्स आई, लेकिन इन्होंने जो फॉरेन बैंक्स के जो ब्रांचेस थे वो कहाँ इस्टेब्लिश किए, उन्होंने अर्बन एरिया में इस्टेब्लिश किए। जो भी रूरल एरिया थे एंड सेमी अर्बन थे वहाँ पर ब्रांचेस नहीं खोली गई, सिर्फ कहाँ अर्बन एरिया में खोली गई। सिर्फ हम बात कर सकते हैं 1 और 2% की जो हमारे ब्रांचेस थी फॉरेन की वो रूरल एरिया में खोली गई या सेमी अर्बन में खोली गई। जो मोस्ट ऑफ द 98-99% की जो हमारी ब्रांचेस थी वो अर्बन एरिया में ही खोली गई थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, हमारे रूरल एरिया की जो डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं पाई, और इसकी क्या है डेवलपमेंट हो गई। इसलिए जो शहर जो थे वो बहुत अच्छे हो गए और जो रूरल एरिया थे वो बिल्कुल ही धीरे धीरे नीचे ही चले गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। नेक्स्ट जो हमारा बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वो क्या कहता है कि टेक्नोलॉजी लेके आए। हमने पहले ही बात की कि टेक्नोलॉजी जो है हमें फॉरेन से मिलती है, लोग जो अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, एफिशिएंट वे में करते हैं, कॉस्ट कम आती है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी की वजह से आती है। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो हमारे फॉरेन की वजह से हुआ है। जो फॉरेन बैंक्स हैं वो आए और उन्होंने क्या है हमारे जो इंडिया है उसको टेक्नोलॉजी दी। कैसी टेक्नोलॉजी दी, हमने अभी बात की HBS सॉरी HSBC जो बैंक था 1989 में, इस बैंक ने हमें एटीएम प्रोवाइड किया। सॉरी 87 में हमें इसने एक एटीएम प्रोवाइड किया, जिससे हमें एटीएम की एक अच्छी फैसिलिटी मिली। तो इससे हमें क्या हुआ, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप्ड हो गई, और इससे हमें जो हमारे वर्क है वो एफिशिएंट हो गए। ठीक है, वर्क जो हमारे हैं वो एफिशिएंट हो गए अच्छे तरीके से, और टाइम सेवर रहा, क्योंकि कस्टमर्स को बैंक में नहीं आना पड़ता, उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम सेविंग था और कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे एटीएम से। आजकल तो जो एटीएम है वो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन पहले के टाइम में जो फर्स्ट एटीएम आया था इंडिया में 1987 में, HSBC बैंक के ब्रांच ने इंडिया में जो एक एटीएम जो है खोला था, एटीएम लेके आए थे। फिर हम बात करते हैं जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर, मैंने इसका जो पॉइंट है वो एडवांटेज में भी समझाया है। तो इसका क्या कहते हैं कि जो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है फॉरेन बैंक की वो लोअर होती है। कैसे लोअर होती है, ये बात की गई थी, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसकी प्रायोरिटी सेक्टर की जो लैंडिंग है वो 32% होती है, जबकि हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, या जो जिसे हम बोल सकते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट के बैंक हैं, गवर्नमेंट ने जो इस्टेब्लिश किए हैं, वो बैंक की जो परसेंटेज थी वो 40% थी। तो इसकी बात करें तो जो इसकी लैंडिंग है वो बहुत ही कम है, और 20 ब्रांचेस से भी कम ये अपनी लैंडिंग, 20 ब्रांचेस से भी कम जो ब्रांच थे वो अपनी लैंडिंग कर रहे थे 32% की। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई की जा रही थी, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई
किसके द्वारा की जा रही थी? बाय द बैंक्स, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए लैंडिंग देते हैं, मतलब कि जो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप या फिर इंपोर्ट कर सकते हो, इसी के लिए लैंडिंग दी जाती है। आपकी जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए कोई भी आपको एक्चुअल जो कंस्टिट्यूंट है वो नहीं किया गया। तो मतलब कि देखो, एग्रीकल्चर हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे जो 75% की जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर ही वर्क करते थे, वो अपना फसलें उगाते थे, खेती बाड़ी पर ही डिपेंड थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 75%। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1947 में हम जैसे ही आज़ाद हुए, इन्होंने 19 यहाँ तक 1951 से 1991 तक एक 5 ईयर प्लान्स चले थे, इनके 5 ईयर प्लान चले थे। तो अभी भी 5 ईयर प्लान चलते हैं, एट प्रेजेंट 13th 5 ईयर प्लान चल रहा है। लेकिन यहाँ तक जो बात हुई थी, इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर की अच्छे से बात की। लेकिन 1991 की बात अगर हम करें, जब एलपीजी पॉलिसी आई, तो इस एलपीजी पॉलिसी में बात की गई सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, और साथ ही साथ जो हमारा इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी। इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बात ही नहीं की, जबकि हमारा जो इंडिया है वो प्राइमरी सोर्स है एग्रीकल्चर का। तो अगर इंडिया ने एग्रीकल्चर को, इन्होंने थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी, इस वक्त में इन्हें एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस भी साथ साथ देनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री को अच्छा किया, ट्रेड को अच्छा कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अच्छा कर दिया। लेकिन इन्होंने एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं किया, जो कि करना चाहिए था एलपीजी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ कहते हैं कि प्रायोरिटी लैंडिंग में इन्होंने एक तो 20 से भी कम जो ब्रांचेस थी, उन्होंने 32% की जो लैंडिंग रिक्वायरमेंट थी वो की, और जो नेशनलाइज बैंक थे उन्होंने 40% की, और जो भी हमारे ये थे, जो हमारे जो भी बैंक्स थे, उन्होंने हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सेटिस्फाई किया। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक्चुअल कंस्टिट्यूएंट जो है, जो देना चाहिए था प्रायोरिटी सेक्टर को, वो नहीं दिया लैंडिंग की तरफ से। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक कमी आती है इसके अंदर। तो ये था हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने किया फॉरेन बैंक क्या होते हैं, हमने मीनिंग किया फॉरेन बैंक का, मीनिंग ऑफ फॉरेन बैंक, और साथ ही साथ हमने बहुत सारे फॉरेन बैंक्स के टाइप्स किए। तो हमने टाइप्स ऑफ फॉरेन बैंक्स कर लिया, और साथ ही साथ हमने एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन बैंक किया कि क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या हमें प्रॉफिट हुआ, क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो सारे हमने किए। उसके बाद हमने बात की इम्पैक्ट की, कि क्या प्रभाव पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, तो वो हमने किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, इसी से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। अगर कोई भी आपको क्वायरी होती है, डाउट होता है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आई है या कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हैं थ्रू कमेंट। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, जिनको रियली नीड हो इन टॉपिक्स की, आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स या फिर जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको, तो उनको भी दीजिए, उनको ज़रूर अच्छी लगेगी अगर वो देखेंगे पूरी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली, एंड मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह। थैंक यू।